हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस ज्यूरिस। आज के इस वीडियो में जो हम केमिस्ट्री के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि साइंस के अंतर्गत जो हमको तीन चीज़ें पढ़ना होता है। पहला जो है आपका फिजिक्स, दूसरा जो है केमिस्ट्री, और तीसरा जो है आपका बायोलॉजी। चूँकि अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो हमारे सामने जो है एक जो बिहार जुडिशरी की बात करें तो बिहार जुडिशरी में के प्री और मेंस में दोनों जगह पे जो है आपको साइंस का सिलेबस मिल जाएगा। चूँकि मेंस की बात करें तो मेंस में एक साइंस एलिमेंट्री जनरल साइंस का आपका पेपर ही है, तो ये इसके वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको, ठीक है। और प्री में जो आपके जो जीएस पार्ट है उसके साथ जो ये साइंस का पोर्शन आपको कवर होगा, तो यहाँ पे भी आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ये साइंस का पोर्शन। तो आज के इस वीडियो में जो हम केवल केमिस्ट्री को हम टच करेंगे, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में जो हम पार्ट वाइज चीज़ें ऐसे डिस्कस करके जो हम उसको अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कहते हैं हिंदी में परमाणु की संरचना, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर बात करें तो चूंकि अगर इसका डिस्कशन देखिए तो दो तरह की इसके डिस्कशन, एक है एक क्लासिकल सिस्टम में, एक क्लासिकल है, दूसरा जो है मॉडर्न है। यानी कि अगर हम बात करें पहला पॉइंट क्लासिकल की, तो क्लासिकल जिसको प्रारंभिक कहते हैं, मॉडर्न जो है ये आधुनिक की बात करते हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग देखते हैं कि आखिर में इसका क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम कब के हुआ, क्या हुआ, कैसे खोज हुआ, डिस्कवरी हुई, इन सारी चीज़ों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हर एक पॉइंट्स को जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हम एटम को टच करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर परमाणु संरचना से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, सबसे पहले जो एक भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, इन्होंने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इन्होंने दिया। वो कब दिया? वो जो है इन्होंने 800 ईसा पूर्व में जो है दिया। यानी कि पहला पॉइंट आपका ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले जो है भारतीय जो दार्शनिक थे महर्षि कणाद, जो 800 ईसा पूर्व में जो है इसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक पदार्थ की रचना जो है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि इनके अनुसार कहें कि प्रत्येक पदार्थ की रचना अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के द्वारा होता है, या कणों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। ऐसे कणों को परमाणु कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अनुसार महर्षि कणाद थे, इनके अनुसार क्या था कि एवरी सब्सटेंस, यानी कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो अति सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे कणों को जो क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू महर्षि कणाद, एवरी सब्सटेंस आर मेड बाय द माइन्यूट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज द एटम्स, ठीक है।
इनको जो है इन्होंने नाम दिया क्या उसको, उन्होंने कहा कि ये जो है ऐसे पार्टिकल्स को उन्होंने कहा कि क्या, परमाणु। ठीक है, बाद में जो है और भी कंट्रीज के दार्शनिक हुए, जैसे रोम के एक दार्शनिक थे, रोम के दार्शनिक थे ल्यूकिपस, रोम के डेमोक्रेटिस लुक्रिटस, और यूनान के जो दार्शनिक थे, यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम ल्यूकिपस था, ल्यूकिपस। ये दो दार्शनिक थे जो इनके कॉन्सेप्ट को क्या किए, समर्थन किए। लेकिन आगे चल करके जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, 19वीं शताब्दी का, उसी समय 1809 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक जो वैज्ञानिक, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो है आगे आते हैं। और चूंकि महर्षि कर्णाद जो है पहले ही ये चीज़ें पॉइंट्स को बता दिए थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है अति सूक्ष्म कणों से। लेकिन क्या था कि इनको ये थियोरेटिकल जो है, एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल इसको वो चीज़ें जो है नहीं किए थे, लेकिन बाद में केवल इन्होंने बताया था। लेकिन आगे चल करके जब 1809 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने जो है इसको वैज्ञानिक आधार दिया और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया आगे चल करके, यानी कि जो सिस्टमेटिक था, इन्हीं पॉइंट्स को इन्होंने, जॉन डाल्टन ने सिस्टमेटिक कर दिया। तो आगे चल करके जो है इसी कॉन्सेप्ट को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जो है एटॉमिक, इसको कहते हैं एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन्स, या डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है 800 ईस्वी में जो है महर्षि कर्णाद जी जो है ये उन्होंने चीज़ें कही कि अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर प्रत्येक सब्सटेंस बने होते हैं, जिन्हें ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, उन्होंने नाम दिया परमाणु, इंग्लिश में इसको एटम के नाम से जाना जाता है। और आगे चल करके जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1809 ईस्वी में जॉन डाल्टन आते हैं। चूँकि महर्षि कर्णाद जो है साइंटिफिकली जो है एक सिस्टमेटिक तौर पर ये पॉइंट्स को नहीं रखे थे, आगे चल के कुछ और जो है स्टडी करके जॉन डाल्टन ने इन्हीं पॉइंट्स को जो है एक्सपेरिमेंटल तौर पर जो है प्रस्तुत किया, और उसके बाद जो है पूरा का पूरा श्रेय जो है डाल्टन ने ले लिया। और इनके इस परमाणु के सिद्धांत से संबंधित जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स थे, इसी को, ये थ्योरी को जो है डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी के नाम से जाना गया, या एटॉमिक्स थ्योरी ऑफ डाल्टन के नाम से जाना गया। तो अब हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर में जॉन डाल्टन ने कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किए जिनके अनुसार जो इनको एटॉमिक्स थ्योरी डाल्टन कहा गया। ठीक है, तो हम चलिए देख ले। पहला पॉइंट ये था कि जो इन्होंने दिया था, महर्षि कर्णाद ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, every substance are made by minute individual particles। ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इन्होंने नाम दिया क्या, एटम्स। ये पहला पॉइंट इनका था। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा चीज़ें कि वो जो है इंडिविजुअल होते हैं, फिर से इसको अलग इन्होंने यहीं से इसको कहा दिया कि वो जो है इंडिविजुअल होते हैं। इसमें दोनों कवर कर दिए। पहला उन्होंने कहा दिया कि जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, दूसरे जो इंडिविजुअल होते हैं। ये पॉइंट्स आपको जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, और तीसरा इन्होंने पॉइंट्स ये कहा कि जो है प्रत्येक जो कोई एलिमेंट्स है उसके प्रत्येक जो है एटम्स जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं इक्वल टू ईच अदर होते हैं, यानी कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है।
और दूसरी जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु के भार होते हैं डिफरेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंस एटॉमिक वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये जो है उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट थे, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि मान लेते हैं कि पहला पॉइंट है कि वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, उसके बाद जो है जो वो कण होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, अनब्रेकेबल भी होते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि वो जो है अगर एक ही एलिमेंट्स है तो उनके जो एटम्स होते हैं उनके प्रत्येक एटम्स जो है आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट्स उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए दो एलिमेंट्स अलग अलग हों और हर एक एलिमेंट्स के जो एटम्स है इक्वल नहीं होते, यानी कि एक एलिमेंट्स के एटम्स और दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स जो है इक्वल नहीं होते, इन्होंने जो है ये पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम उसके बाद जो है आगे की चीज़ें जो डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में जो है ये जो परमाणु जो अविभाज्य होते हैं, जो अविभाज्य का कॉन्सेप्ट था ये आगे चल करके सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, अविभाज्य जो परमाणु की बात कर रहे हैं कि वो जो है अविभाज्य है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही आगे 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे इसको जो है ये जो थियोरी थी इनकी फेल हो गई और आगे चल करके 3 साइंटिस्ट वहाँ पे आए, जे थॉमसन, उसके बाद हम बात करें दूसरे तो रदरफोर्ड, और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो जेम्स चैडविक। ये 3 साइंटिस्ट जो है मिल करके ये चीज़ें जो पॉइंट्स आगे चल करके किए और उन्होंने प्रूव कर दिया कि कोई भी एटम जो जॉन डाल्टन कह रहे थे कि अविभाज्य होता है, लेकिन वो जो आगे चल करके उसको डिविजिबल प्रूव कर देते हैं, विभाज्य होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी एटम्स की, ठीक है, तो कोई भी एटम्स 2 तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक जो है स्टेबल होता है और दूसरा जो है अनस्टेबल होता है, यानी कि एक अस्थाई होता है और दूसरा जो है अस्थाई होता है। अब हम बात कर ले यदि अस्थाई की, स्थाई में जो है आपके ऐसे जो परमाणु की बात करता है, ऐसे इसके परमाणु की बात करता है स्टेबल में कि जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हों और जो एटम्स के बाहर जो है वो ट्रेवल करते हों, जो क्या करते हो अच्छे से जो है फ्रीली जो है घूम सकते हो, उनमें जो है जो स्टेबल पार्टिकल्स है उसमें जो है इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है, प्रोटॉन, और उसके बाद जो है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इन्होंने जो है स्टेबल पार्टिकल्स की बात करी, और अनस्टेबल पार्टिकल्स की बात उन्होंने जो अस्थायी कणों की बात है, ये बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत ही कम माइनर टाइम के लिए होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल इन्होंने कहा कि मेसान, इसके एग्जांपल मेसान है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये जो इतने अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं ये जो है बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं और आगे चल करके ये नष्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो हमको पढ़ना क्या है, और यही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यही 3 जो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें, पॉइंट्स हमको ये चीज़ें हैं। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें डिस्कवरी की, ठीक है, इसकी खोजकर्ता की, तो इसको याद करने का एक तरीका है, वो हम लिख देते हैं ईटा
पर नाचे। ठीक है, ये तरीका है याद करने का। आप देखो हम कैसे इसको वो करते हैं। ई से जो है आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और जो टा से है वो थॉम्सन की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज जो है थॉम्सन ने किया था। वहीं ये जो है प्रोटॉन की बात करता है, और इसके जो खोज करता है वो रदरफोर्ड है। और ये जो है न्यूट्रॉन की बात करता है, और इसके जो खोज करता है वो चैडविक है। ठीक है, चूंकि ये प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट में जो है, प्रोटॉन के जो चीज़ें हैं इसमें दो कई बार जो है आपको कंफ्यूजन होगा। यदि आपके पास ऑप्शन जो है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों अगर एक साथ आ जाए तो आपको जो है गोल्डस्टीन पे ट्रिक मारना है, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था गोल्डस्टीन का था। ठीक है, लेकिन अगर केवल रदरफोर्ड हो तो आपको रदरफोर्ड पे ही ये करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप ये जो हमने जो याद करने का तरीका बताया, खोजकर्ता का नाम और जो चीज़ें हैं उसको आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो इसको जो है रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे जो है प्लस पॉजिटिव होता है इस तरह से, और न्यूट्रॉन पे जो है कोई आवेश नहीं होता है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए। दूसरे पॉइंट्स अगर बात करें हम, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे चूँकि ये इसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो है सेल बने होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो है कक्षाएं बनी होती हैं, जिसको जो है न्यूक्लियस के बाहर कक्षाएं बनी होती हैं इस तरह से। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स आपको समझनी चाहिए कि इस तरह से जो है ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, इसकी बात करें तो ये जो है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में इसे नाभिक कहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो सेल होते हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये जो है इसको कहते हैं सेल। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं कक्षक हिंदी में। और ये जो इस न्यूक्लियस, ये जो सेल में ये जो ट्रेवल करते हैं कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में चूंकि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन इसमें होते हैं। ये पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। और न्यूक्लियस के बाहर जो है सेल बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर सेल बने होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की बात करते हैं। नाभिक जो है चूंकि धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाभिक में जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, और इसी के वजह से इसको एक नाम दिया गया है न्यूक्लियॉन। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉनों का समूह क्या होता है। तो आपको तुरंत कहना है कि न्यूक्लियॉनों को समूह यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो है न्यूक्लियॉनों का ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। तो याद रखिएगा ये जो आपका ये पॉइंट्स है, जो सेंटर है न्यूक्लियस है, वो क्या होता है, वो जो है धनात्मक होता है।
और सेल में जो है, जो सेल होता है, जो कक्षक होते हैं, कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो कैसा होता है, निगेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। अब जो है इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव होते हैं और वो जो है कॉन्टिन्यूस जो है इसमें चक्कर मारते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो जब ये गोल गोल सा घूमेगा तो ये जाहिर सी बात है अपनी तरफ जो है इसको खींचेगा, यानी कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागू होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और जब न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो वो जो हमारा जो एटम से वो ब्रस्ट कर जाएगा, उसका जो एग्जिस्टेंस ही नहीं रह पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्र बल। अब ये क्या होता है, इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं। दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, एक जो है सेंट्रीपिटल होता है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल और दूसरा जो है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अब पहले तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम समझ लें। सबसे पहले तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में समझ लें। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको जो है, इसको जो हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी कि सेंटर की तरफ जो है खींचने वाला एक फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स ये लगाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ जो है और वो खींचा जाए। और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ये जो है आउट ऑफ सेंटर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एक और फोर्स काम करता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।